किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी दो बेटियां और दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी। घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन अमावस्या का पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता था। वह कभी भी न तो कोई पूजा करती, न ही कोई घर का काम करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। राजा रानी का व्यवहार भी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को तो चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी प्यार करते थे, लेकिन पूर्णिमाशी को नहीं करते थे। धीरे धीरे समय निकलता है। राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। अब बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। फिर सभी लोग राजा से कहते हैं कि इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना है। फिर रानी ने राजा से कहा, पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कहानियों में इसका मन लगता है, पूजा पाठ करना भी इसे अच्छा लगता है। अगर यह किसी बड़े घराने में चली गई तो वहां यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में ही कर देंगे। राजा ने कहा, ठीक है। और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा और अंत में एक गरीब और बहुत ही साधारण घर में राजा ने पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए। दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर देंगे। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब देखते हैं कि ये पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ वाली बनती है, इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती, उनसे अपने काम कराती, इसलिए अमावस्या के प्रति भाभियों का ज्यादा स्नेह नहीं था। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी। सबको बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन ने अपने घर शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है, तो मैं कैसे चली जाऊं? तो गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ का काम है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर कैसे आ गई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय माता की सेवा करना और काम करना गलत है? भगवान, अब तो मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से ही मिलकर आ जाऊं। वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहां एक चबूतरा बना था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से कहा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो?
तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत अच्छे तरीके से चबूतरे को धोया, तुलसी में जल दिया और तुलसी की पूजा की। उसने बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो क्या मैं जाऊं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ, और उसे खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन तुम अपने मायके से लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहां भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। वे और कोई नहीं, स्वयं शिव भगवान थे। लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना। मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी बाबा के सारे काम कर दिए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तो पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी जहाँ सब पूजा पाठ करके तो चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की और उसने काली माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उसके हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहां भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी और वह और कोई नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बता दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान करके तो चले जाते हैं लेकिन कोई सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां की भी साफ सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देने लगती हैं। फिर वह एक नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं। वो फूलों की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। उसके भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करने लगते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, नंद जी इस साड़ी को पहन लो, और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आई हो। तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं तभी आ जाऊंगी। और फिर पूर्णिमा ने खुश होकर वह लाल साड़ी पहन ली और श्रृंगार भी किया। भाभीयों ने थैला भरकर उसे धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में फिर वही नदी मिली और नाव में बैठकर वह नदी के दूसरे पार आ पहुंची तो वही बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखती फिरूंगी, ये बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और अब उसके पास 3 थैले हो गए थे। वह कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहां बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर पहुंची तो वह 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने वगैरह थे। उसने खाने पीने की चीजें और कपड़े बच्चों को दिए तो बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया था उसे खोला तो उसमें
सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 सिंगार का सामान था। चौथा थैला जो भगवान शिव का था, उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था। पांचवा थैला तुलसी मैया का था। जब उसने उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूं और हर तरीके का अनाज था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने घर शिव चर्चा कराऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी गई बुलावा देने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत और वैभव कहाँ से हो गया? तो पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। और इस तरीके से एक एक करके पूर्णिमा ने सारी बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी अपने मायके जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी, यह एक चबूतरा धो दो, तुलसी में पानी डाल दो। तो अमावस्या ने कहा, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, जी गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिवजी मिले तो उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। और फिर गंगा मैया मिली और उनसे भी उसने ऐसा ही किया और उनका कोई काम नहीं किया। जब वह नाव में बैठी थी, नाव में कांटे थे, ये कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब उसे भाभीियों ने देखा तो मुंह बना लिया, जे कहां से आ गई। अरे, पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है? चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अमावस्या से कहा, आओ जीजी बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी अब हम चलते हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला भरकर सामान दिया था, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंचा देंगे। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को तो थैला भरकर दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव ने, काली माँ ने और तुलसी माता ने कह दिया। जब वे घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों की मदद करती हूँ, तुमने तो भाभीियों की मदद कभी नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा मैया को भी तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माँ और तुलसी माँ, सबको ही तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम मुझे भी विधि बतलाओ जिससे मैं भी भगवान की भक्ति करके सब कुछ पालूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 ही बातें हैं ज्ञान की। पहली, सब पर दया करना, दूसरी चर्चा करना और तीसरी है 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो
और हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। अमावस्या अपने घर गई और खूब पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने मन ही मन माफी मांगी। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन वह किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक गड्ढे में से आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई कुत्ते का बच्चा है जो मुसीबत में है। मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। फिर वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो उसे वहाँ एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखाई देता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। उसका रंग नीला होता है। ये तो कोई कुत्ते का बच्चा लगता है, लेकिन ये तो नीले रंग का है। मैंने तो इससे पहले कभी भी नीले रंग का कुत्ता नहीं देखा। इसे घर ले चलता हूँ, सुमन तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। फिर वह किसान उस बच्चे को निकालता है और अपने साथ लेकर घर की ओर चल देता है। अरे सुमन, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी बाहर आती है और कुत्ते के बच्चे को किसान के हाथ में देखकर चौंक जाती है। हाय, कितना प्यारा है, ये तो नीले रंग का है। अजी, आपको कहाँ से मिला? क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? मुझे बचपन से एक कुत्ते के बच्चे को पालने का बहुत शौक था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। लेकिन ये आपको मिला कहाँ से? मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी अचानक गड्ढे से इसके रोने की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो मुझे ये उसमें पड़ा हुआ मिला। ये जरूर भूखा होगा, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। फिर सुमन उसकी खूब देखभाल करती है। वह दिन भर उसके साथ खेलता कूदता है। सुमन भी उसे पाकर बहुत खुश थी। वह कुत्ता पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र था। वह जब भी गांव में घूमने निकलता, सारे गांव वालों की नजर उसी पर टिक जाती थी, क्योंकि किसी ने भी नीले रंग का कुत्ता पहले अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। अरे हरिया, देख तो, ये उसी किसान का पिल्ला है। तूने कभी नीले रंग का कुत्ता देखा है क्या? नहीं भाई, मैंने तो पहली बार ऐसा कुत्ता देखा है। लेकिन ये इस किसान को मिला कहाँ से? इतना अनोखा कुत्ता खरीदने की हैसियत तो इस किसान की है नहीं। अरे भाई, इससे तो ये किसी गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। मुझे तो लगता है जरूर ही ये कोई जादुई कुत्ता है। तुम्हें क्या लगता है, बाजार में इसकी क्या कीमत होगी? भाई, ये तो नायाब चीज है, ये तो अनमोल होगा। इसके हमें मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। भाई, हर नायाब चीज पर तो सिर्फ हमारा ही अधिकार है। देर किस बात की, आज रात को ही इसे किसान के घर से चुरा लेंगे। रात होने पर किसान और उसकी पत्नी घर में सो रहे होते हैं। तभी लल्लन और हरिया किसान के घर में घुस जाते हैं और नीलू को बहलाने फुसलाने लगते हैं। ले ले बेटा, बिस्कुट खा ले, ले 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 ले, आजा आजा। वह झट से उसे बोरे में कैद कर लेते हैं और वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और भागकर अपने घर आ जाते हैं। हरिया भाई, एक काम तो पूरा हो गया, बस अब इसे शहर जाकर किसी को बेचना बाकी है। शुभ काम में देरी किस बात की, हम कल सुबह होते ही इसे शहर जाकर किसी को बेच आएंगे। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों नीलू को बोरे में डालते हैं और उसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक सेठ मिलता है। उसे उस बोरे में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। अरे भाई, रुको रुको, इस बोरे में क्या भरकर ले जा रहे हो? भाई, ये एक जादुई कुत्ता है। ऐसा कुत्ता पूरी दुनिया में केवल एक ही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? जरा मुझे भी तो दिखाओ। वह सेठ नीलू को देखकर चौंक जाता है। तुम्हें इसके लिए 100 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लो, ये लो तुम्हारी 100 मुद्राएं। आज से ये कुत्ता मेरा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नीलू को घर में न पाकर सुमन और किसान परेशान हो जाते हैं। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नीलू, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? वापस आ जाओ ना नीलू। अजी, मेरे नीलू को कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी।
ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। फिर किसान गांव में लोगों से नीलू के बारे में पूछता है। अरे भाई, मैंने तुम्हारे कुत्ते को देखा था। वो लल्लन और हरिया तुम्हारे घर से बोरे में किसी को भरकर ले जा रहे थे। वो अवश्य ही तुम्हारा कुत्ता होगा। फिर किसान भागता हुआ लल्लन के घर जाता है। लल्लन, मुझे पता चल गया है, तुम्ही ने मेरे नीलू को चुराया है। उसे अभी के अभी वापस लौटा दो, नहीं तो मुखिया से कहकर तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अरे हरिया भाई, इसे कैसे पता चल गया? मुझे लगता है किसी ने हमें उसे चुराते हुए देख लिया होगा। मुझे अभी के अभी मेरा कुत्ता वापस करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई, तुम्हारे कुत्ते को तो हमने 100 मुद्राओं में बेच दिया। अब तुम चाहो तो सारी मुद्राएं रख लो और हमें छोड़ दो। नहीं, मुझे मेरा कुत्ता ही चाहिए। तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है। कैसे भी करके उस व्यापारी को ढूंढो और मुझे मेरा कुत्ता वापस ला कर दो, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है। अरे मर गए रे, अब क्या करें? ये तो थानेदार की धमकी देकर गया है। लल्लन भाई, मुझे जेल नहीं जाना, कुछ करो ना। हाय रे, अब क्या होगा? चलो उस सेठ को ढूंढते हैं, उसे उसके सारे पैसे लौटाकर उस कुत्ते को वापस ले लेंगे। वे दोनों उस सेठ की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने पर भी उन्हें वह सेठ नहीं मिलता। लल्लन भाई, यहाँ तो उस सेठ का कोई नामो निशान ही नहीं है। न जाने अब तक कहाँ निकल गया होगा। अब क्या करें? हमरे पास कल सुबह तक का ही वक्त है। अरे हरिया, वो देख, ये तो बिल्कुल किसान के कुत्ते जैसा ही लग रहा है। तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? बेवकूफ, किसान का कुत्ता नीले रंग का था और ये तो भूरे रंग का है। क्या तुम्हें नीले और भूरे रंग में फर्क दिखाई नहीं देता? अरे तो क्या हुआ, अगर हम इसे नीले रंग से रंग दें तो उसके बाद ये हूबहू नीलू जैसा ही दिखेगा। बात तो तुम सही कहते हो भाई। चलो फिर देर किस बात की, अभी इसे पकड़ते हैं। फिर वे दोनों उस कुत्ते को पकड़कर अपने घर ले जाते हैं और नीले रंग का पानी घोलकर उसे उसमें डुबो कर उसका रंग भी नीला कर देते हैं। अरे भाई हरिया, ये तो बिल्कुल नीलू जैसा ही दिख रहा है। फिर अगले दिन वे उस कुत्ते को अपने साथ लेकर किसान के घर जाते हैं। अरे भाई मोहन, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जल्दी आओ, तुम्हारा नीलू वापस आ गया है, जल्दी आओ। किसान और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लल्लन और हरिया, तुमने गुनाह तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन वक्त रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इसलिए मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है। तुम दोनों जा सकते हो। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नीलू, तुम वापस आ गए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरा नीलू इतने दिनों बाद घर आया है, इतना गंदा भी हो गया है। चलो अब हम नहाई करेंगे। फिर सुमन उसे नहलाने लगती है। अले मेरा नीलू नहाई करेगा, इतना गंदा हो गया है। पानी उसके ऊपर पड़ते ही वह कुत्ता छटपटाने लगता है। अरे क्या हुआ नीलू, तुझे तो नहाना बहुत पसंद था, आज क्या हो गया तुझे? तभी उसका सारा नीला रंग उतरने लगता है। अरे ये क्या, इसका रंग क्यों उतर रहा है? तभी वह कुत्ता गुस्से में आकर सुमन को काट लेता है। अरे मर गई रे, हाय रे। अरे सुनो जी, इसने तो मुझे काट खाया। हाय रे अजी, सुनते हो? जल्दी आओ, मुझे लगता है ये हमारा नीलू नहीं है। देखो, इसका तो सारा रंग ही उतर गया। ये तुमने ठीक नहीं किया लल्लन, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर किसान गुस्से में लल्लन और हरिया के घर जाता है। ए लल्लन, दरवाजा खोल। ए लल्लन, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो इसे तोड़ दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मर गए रे, ये तो उसी किसान की आवाज है। लगता है इसे हमारी तरकीब के बारे में पता चल गया। अरे क्या हुआ भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम किसी भी आवारा कुत्ते को नीला रंग चढ़ाकर हमें दे दोगे और हम मान लेंगे कि वो नीलू है? भाई हमें माफ कर दो, हमने उस सेठ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। भाई तुम ये 100 मुद्राएं रख लो, अब इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो हमें जेल भिजवा दो, हम दोनों अपनी गलती की सजा काटने को तैयार हैं। किसान उदास हो जाता है और उनसे 100 मुद्राएं लेकर वापस अपने घर आ जाता है।
मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारे नीलू को नहीं ढूंढ पाया। ये लो, ये 100 मुद्राएं हैं। नीलू को बेचने पर उन्हें इतने पैसे मिले थे जो उन्होंने मुझे दे दिए हैं। उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मेरा नीलू जरूर वापस आएगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह इन 100 मुद्राओं का भोजन खरीद कर गरीबों में बांट देंगे। क्या पता उनकी दी हुई दुआओं से हमारा नीलू वापस आ जाए। अगले दिन सुबह होने पर वे दोनों उन पैसों से गरीबों में भोजन बांट देते हैं और वापस अपने घर की ओर चल देते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों चौंक जाते हैं। अरे, ये तो मेरी नीलू की आवाज है। नीलू, नीलू, तुम कहाँ हो? तभी सामने से नीलू भागता हुआ उनके पास आता है। नीलू, तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना कितनी उदास हो गई थी। किसी ने सच ही कहा है, दुआओं में बहुत शक्ति होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जोरों की बारिश हो रही थी। उस बारिश में चंपा भीगती हुई जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। आखिरकार उसने अपना दिल कड़ा किया और आत्महत्या का फैसला ले लिया। वो गांव के सबसे पुरानी कुएं के पास गई और उसकी मुंडेर पर खड़ी होकर सोचने लगी, कैसे दूंगी मैं सबको जवाब? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं गांव वालों को? इससे अच्छा है खुद को खत्म कर लूं। अगर मैं ही नहीं रहूंगी तो लोगों के सवाल भी नहीं रहेंगे। बिन माँ बाप की चंपा एक कुंवारी लड़की थी, लेकिन कुंवारी होने के बावजूद वो लगभग 6 महीने की गर्भवती थी। 6 महीने पहले की बात है। चंपा अपने छोटे से खेत से काम करके वापस लौट रही थी। तभी उसे अब्दुल चाचा के घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। उनमें से वो किसी को भी नहीं पहचानती थी। वो सभी उसके गांव के नहीं थे। अरे, यहाँ पर इस समय इतनी भीड़ कैसे? और ये लोग कौन हैं? और अब्दुल चाचा के घर के बाहर क्या कर रहे हैं? उसे लगा कि शायद कोई हादसा हो गया है। सबकी मदद को हमेशा तैयार रहने वाली चंपा भागी भागी भीड़ तक पहुंची। अब्दुल चाचा अपने घर के बाहर ही खड़े थे। चंपा ने उनसे पूछा, चाचा, क्या बात हो गई? ये इतनी भीड़ कैसे? और ये सब लोग कौन है? सब ठीक तो है ना चाचा? अरे चंपा, सब ठीक है बेटी। ये लोग शहर से आए हैं, फिल्म बनाते हैं। इन्होंने कहा कि 6 घंटे के लिए वो मेरी झोपड़ी में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। इसके 10,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, 10,000! चाचा, मेरी झोपड़ी में भी शूटिंग करवा दो ना, मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। अरे चंपा, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो जो वहाँ खड़े हैं ना, लाल शर्ट में, वही डायरेक्टर साहब हैं। उनका नाम अमित सक्सेना है। तू उनसे बात कर, वही तुम्हारी मदद करेंगे। चंपा डायरेक्टर अमित के पास गई और उनसे सारी बात कही। चंपा की भोली भाली बातें सुनकर अमित मुस्कुराने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? जी, चंपा नाम है मेरा। बहुत ही प्यारा नाम है। जी। देखो चंपा, अभी तो हमारा काम हो गया है, लेकिन अभी 3-4 दिन हम गांव में ही रहेंगे। अगर आगे भी हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी झोपड़ी में शूटिंग कर लेंगे। चंपा मुंह लटकाकर वहां से चली गई। अगले दिन की बात है। वो खेत पर काम करने के लिए निकलने ही वाली थी कि अमित उसे अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर दिखा। चंपा उसे देखकर बहुत खुश हो गई। अरे डायरेक्टर साहब, आप मेरे घर पर? मेरे तो भाग्य ही खुल गए। आपको शूटिंग के लिए मेरा घर चाहिए, इसलिए आप आए हैं ना? ले लीजिए मेरा घर। 10 नहीं तो 8,000 ही दे दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे पैसों की जरूरत है। बुआई का समय हो गया है, लेकिन देखिए ना, बीज के पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब जैसे बिना श्रृंगार की लड़की अधूरी सी लगती है, वैसे ही बिना फसल के खेत तो सूना लगेगा ना साहब। और जब फसल ही नहीं होगी तो चंपा क्या खाएगी? अमित एक बार फिर से चंपा की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा और उससे मजाक में कहा, तू बातें बहुत अच्छी करती है चंपा। मेरी फिल्म में हीरोइन बनेगी? क्या साहब, क्या मजाक करते हो मुझसे? मैं कहाँ गांव की गवार, मैं क्या करूंगी फिल्म विल्म में? ये सब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए है साहब, मेरे लिए नहीं। तू गवार नहीं है चंपा, तू अलग है, सबसे अलग। भोलापन है तुझमें, सादगी है। आजकल की इस बनावटी दुनिया में तेरे जैसे लोग नहीं हैं। चंपा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अमित को वो पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गई थी। यूं कहिए कि उसका दिल उस पर आ गया था। अमित की शूटिंग टीम वापस लौट गई,
लेकिन वो अपने दिल की बात चंपा को बताने के लिए गांव में ही रुक गया। एक दिन की बात है, चंपा गांव के पुराने तालाब के पास से गुजर रही थी। तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज आई। बचाओ बचाओ। चंपा भागी भागी आवाज की दिशा में गई। उसने देखा कि अमित तालाब में डूब रहा है। गांव का वो तालाब काफी गहरा था। लोग उधर कभी जाते थे, लेकिन अमित को इस बात का पता नहीं था। अरे, ये तो डायरेक्टर साहब हैं। चंपा तालाब में कूद पड़ी और किसी तरह अमित को बचाया। अमित बेहोश हो गया था। चंपा ने अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा चंपा। तुमने खुद की जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। साहब, आप हमारे गांव के मेहमान हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दूसरों को क्या मुंह दिखाते। चंपा की ऐसी बातों को सुनकर अमित के दिल में उसके प्रति और भी प्यार भर गया। उसके अगले दिन की ही बात है। चंपा अपने खेत में काम कर रही थी। तभी अमित वहां पहुंचा और उसने अपने दिल की बात कह दी। क्यों मेरे से मजाक कर रहे हैं साहब? कहाँ आप, कहाँ मैं? मेरा और आपका कोई मेल ही नहीं। आपके आगे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। कहाँ आप मुझ गंवार के चक्कर में पड़ रहे हैं? चंपा, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे बिना अब जीने की सोचना भी गुनाह है मेरे लिए। शादी करोगी तुम मुझसे? ये कहकर अमित ने चंपा को गले लगा लिया। चंपा ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। माँ बाप और किसी अपने के प्यार से हमेशा महरूम रही चंपा को अमित की बाहों में सुकून का एहसास हुआ। उसके बाद वे दोनों हर दिन मिलने लगे। चंपा को अमित का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, जोरों की बारिश हो रही थी। आज तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। पता नहीं मैं जहाँ रुका हूँ वहां तक कैसे पहुंचूंगा। आज आप मेरे घर रुक जाइए। तुम्हारे घर? लेकिन क्या? मेरा घर छोटा है, वहां आप नहीं रुक सकते। पागल है क्या तुम? ऐसा क्यों सोचती है? चल मैं तेरे घर चलता हूँ। बारिश रुक जाएगी तो चला जाऊंगा। अमित चंपा के यहाँ रुक तो गया, लेकिन उस दिन उन दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। कुछ दिन बाद अमित शहर तो चला गया, लेकिन अपनी निशानी वो चंपा के पेट में छोड़ गया। चंपा को जैसे ही इस बात का पता लगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे अमित को सारी बात बतानी होगी। हमें जल्दी शादी भी करनी होगी। चंपा ने फोन पर सारी बातें अमित को बताई। अमित ये सब सुनकर चौंक गया। अमित एक उभरता हुआ डायरेक्टर था। उसे लगा कि कहीं लोगों को उसकी ये बात पता लग गई तो उसका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने चंपा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब भी चंपा उसे कॉल करती वो उसे कहता कि वो बहुत ही बिजी है, बाद में बात करेगा। 4 महीने हो गए, अमित तो मुझसे बात ही नहीं करते। कहीं वो शहर जाकर बदल तो नहीं गए? नहीं, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। बार बार अमित द्वारा इग्नोर किए जाने पर चंपा ने खुद शहर जाने का मन बनाया। वो अमित के दिए पते पर पहुंची, लेकिन अब उसका अमित वो अमित नहीं रहा जो उसे गांव में मिला था। वो पूरी तरह बदल गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किसी का भी पाप मेरे माथे पर थोपने चली आई तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझसे प्यार किया है और शादी का वादा भी। अरे मैंने कब तुमसे प्यार किया और शादी करने का वादा किया? मेरी क्या मत मारी गई है? अरे मेरा तेरा क्या मेल? तू कहाँ गवार देहाती और मैं कहाँ? चल निकल जा यहां से। हाँ, तुझे कुछ पैसे चाहिए तो ले जा। तेरे जैसे लोगों को मैं खूब जानता हूं। पैसे ऐंठने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहकर अमित ने नोटों की गड्डी उसके ऊपर उछाल दी। अमित का ये बदला हुआ रूप चंपा के दिल में खंजर बनकर उतर गया। उसने नोटों की गड्डी उठाकर अमित के हाथों में दी और वहां से गांव लौट आई। गांव से लौटने के बाद भी वो अमित को कॉल करती रही, लेकिन अमित का रवैया नहीं बदला। इस बीच उसके गर्भ को 6 महीने हो गए थे। अब उसका पेट बाहर दिखने लगा था, इसलिए उसने आत्महत्या का सोच लिया और कुएं की मुंडेर पर चढ़ गई। लेकिन अचानक उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोरा। ये तू क्या कर रही है चंपा? तेरे आने वाले बच्चे की क्या गलती है जो तू अपने साथ उसे भी मारने जा रही है? क्या कोई माँ अपने बच्चे की हत्या करती है? चंपा ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। गांव वालों के लाख अपमान के बावजूद उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसका नाम अमन रखा। वो उसका खूब ध्यान रखती। उसके जीने का वही तो एक सहारा था। हालांकि अमन कभी कभी अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता, लेकिन वो टाल जाती। चंपा ने बहुत कष्ट सहकर अमन को पालना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने MBA की पढ़ाई की और शहर में उसने अपने खुद का बिजनेस शुरू किया। उसका बिजनेस चल निकला, फिर तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कम ही समय में उसकी गिनती मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में होने लगी। एक दिन जब वो घर आया तो माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ अमन? माँ जानती हो, पुराने समय के एक मशहूर डायरेक्टर मेरी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं। वो क्या होती है बेटा? फिल्म माँ, फिल्म। वो मुझ पर फिल्म बनाना चाहते हैं। नहीं, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं करना, ये अच्छी लाइन नहीं होती। धोखेबाज लोग होते हैं इस लाइन में। अमन को माँ का ये व्यवहार बहुत ही अजीब सा लगा, क्योंकि चंपा बहुत ही सीधी साधी और कभी भी किसी की शिकायत नहीं करने वाली औरत थी। अमन को समझ में आ गया कि माँ के इस व्यवहार के पीछे जरूर कोई कारण है। उसने चंपा से उस कारण को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंपा ने कुछ नहीं बोला। माँ, आपको मेरे सर की कसम, आपको ये बात बतानी होगी कि आप फिल्म वालों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। अपने इकलौते बेटे की कसम के आगे चंपा मजबूर हो गई और उसने सारी बातें उसे बताई। लेकिन जैसे उसने डायरेक्टर का नाम बताया, अमन चौंक गया। वो डायरेक्टर कोई और नहीं, अमित ही था, जो उसकी बायोग्राफी बनाना चाहता था। माँ, समय का पहिया देख फिर से घूम गया है। वो डायरेक्टर और कोई नहीं, वही इंसान है जिसने तुम्हें बुरी परिस्थितियों में छोड़ दिया था। लेकिन तू फिक्र मत कर, तुझ पर हुए हर जुल्म का मैं हिसाब लूंगा। अगले दिन अमन ने अमित को अपने घर पर बुलाया। जैसे उसने अमन के घर के अंदर प्रवेश किया, उसे चंपा की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई दी। उसकी आंखों के आगे पुरानी सारी बातें घूमने लगी। थोड़ी देर बाद जब चंपा अमन के साथ उसके सामने आई तो वो उससे आंख भी नहीं मिला पा रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके उससे पूछा, चंपा, तू यहां? ये इस घर की मालकिन है और मेरी माँ है। अब तुम मेरे बेटे हो अमन? नहीं, मैं आपका नहीं, अपनी माँ का बेटा हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे आपकी तरह मझधार में नहीं छोड़ा। सारे दर्द सहे, लोगों की बातें सुनी, आपकी बेरुखी सही, लेकिन जिंदा रही ताकि मैं खुश रहूं, मैं अपनी मंजिल पा सकूं। ये आपकी तरह भगोड़ी नहीं निकली। अमन की बातें सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंपा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दे चंपा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसी गलती की तो सजा है कि इस उम्र में भी मैं दर दर भटक रहा हूं। पत्नी तो कई साल पहले ही छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई, औलाद तो कोई हुई ही नहीं। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल गई है चंपा, मुझे मिल गई है। अब तू भी मुझे माफ कर दे ताकि मैं ऊपर वाले को अपना मुंह दिखा सकूं। अमित की बातें सुनकर चंपा का गला भर आया। उसने अमित को माफ कर दिया, फिर वो साथ ही रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। ये देखो, फिर से शुरू हो गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। क्या हुआ माँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा न करूं तो क्या करूं? हाँ, कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन इन मैडम को एक बार में सुनाई कहाँ देता है। ओहो माँ, आप ही देखो ना, मैंने कितना सुंदर डिजाइन बनाया है, बस इसी में ध्यान लगा था मेरा, शायद इसीलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा बताओ क्या काम है, मैं ये बाद में पूरा कर लूंगी। कुछ काम नहीं, खाने की थाली कब से लगा कर रखी है, अब महारानी को फुर्सत मिल गई हो तो चलकर खा लो। अच्छा खाना खाना है, अब आप शुरू करो, मैं बस 2 मिनट में आऊं। हाँ हाँ पता है तेरे 2 मिनट। इतना कहकर हिना की माँ सुमित्रा गुस्से में वहां से चली गई और फिर खाने की मेज पर। अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? अब आप ही समझा लीजिए अपनी लाडली को, मेरी तो एक नहीं सुनती। हाँ तो क्या हो गया, तुम पे ही तो गई है। आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सारा दिन बस मेहंदी के डिजाइन बनाती रहती है और कोई काम ही नहीं है इसे। इसका मतलब वो सच में तुम पर ही गई है। तुम्हें भी तो मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था ना इस उम्र में? हाँ, पर मैं घर का सारा कामकाज निपटाने के बाद ये सब करती थी। अरे ये तो खाना पीना भी छोड़कर बैठी है। सुमित्रा अपने पति सुरेश से हिना की शिकायतें कर ही रही थी कि तभी हिना वहां आ गई। क्या बनाया माँ? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मिल गई तुझे फुर्सत? हाँ माँ, देखो ना मेरा आज का डिजाइन, पापा देखिए ना कैसा है। सच में डिजाइन तो वाकई बढ़िया बनाया है लाडू।
ये लाडो बोल बोल कर आपने ही इसका दिमाग खराब करके रखा है। मेरी जान को कितना काम है पता है, ती जा रही है, मगर ये लड़की मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती। ओहो, आज सिर्फ खरी खोटी ही सुनाओगी या कुछ खाना भी मिलेगा भाग्यवान? सुरेश की बात सुनकर सुमित्रा की हंसी निकल गई और उसे हंसता देख सभी लोग हंसने लगे। हिना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। हिना को बचपन से ही मेहंदी के नए नए डिजाइन बनाने का बड़ा शौक था। वो कागज पर रोज कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती और फिर उसे अपने या अपनी माँ के हाथों पर लगाती। हिना के कॉलेज की पढ़ाई भी अब पूरी हो गई थी, तो अब उसके लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। अरे सुमित्रा, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी? जरा इस फोटो को तो देखो, कैसा है लड़का? दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, वो कानपुर वाले फूफा जी है ना, उन्होंने बताया इस लड़के के बारे में। अपनी हिना के लिए कैसा रहेगा? लड़का काम क्या करता है और परिवार में कौन कौन है? फूफा जी बता रहे थे कि कानपुर में इनका अपना कारखाना है, वहां ये अपना दोने पत्तल और डिस्पोजल वगैरह बनाते हैं। ये अच्छा पैसा कमा लेता है, फूफा जी की रिश्तेदारी में है। हाँ, पर उससे पहले ये फोटो एक बार हिना को तो दिखा दो, उसे लड़का पसंद आ जाए तभी बात आगे बढ़ानी चाहिए ना। अरे हाँ, ये भी सही कह रही हो। लाडो, ओ लाडो, अरे कहाँ है बिटिया? सुरेश ने फौरन जाकर कमल की फोटो हिना को दिखाई तो हिना को भी कमल पसंद आ गया। उधर कमल को भी हिना पहली ही नजर में भाग गई और इस तरह से कुछ ही दिनों में कमल और हिना की शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी के बाद कमल और हिना अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। फिर एक शाम। ये क्या लिख रही हो हिना? लिख नहीं रही हूँ, मेहंदी का डिजाइन बना रही हूँ। अच्छा, पर कागज पर क्यों? प्रैक्टिस तो रोज ही करनी होती है ना, तो इसीलिए कागज पर डिजाइन बनाती हूँ। अच्छा अच्छा, अब जरा दिखाओ तो सही। अरे वाह, ये डिजाइन क्या सच में तुमने बनाया है? हाँ, अच्छा है ना। अब मैंने और भी बनाकर रखे हैं, रुकिए मैं भी लेकर आती हूँ। हिना ने अपने बनाए सारे डिजाइन्स कमल को दिखाए, जो कमल को बहुत पसंद आए और उसने हिना की खूब तारीफ की। सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन फिर एक सुबह। हेलो, क्या हुआ राठी जी, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? सर आप जल्दी से आ जाइए, गजब हो गया, अपनी फैक्ट्री में आग लग गई है सर। सब कुछ जल गया सर, कुछ भी नहीं बचा सर, जल्दी आ जाइए आप। फोन पर अपने मैनेजर की बात सुनकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री पहुंचा तो देखा वाकई फैक्ट्री पूरी तरह से जल रही थी। तभी एक जलती हुई बड़ी सी लकड़ी कमल पर आ गिरी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गया। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और यहाँ से सब कुछ बदल गया। फैक्ट्री के काम को बढ़ाने के लिए कमल ने हाल ही में कई सारी नई मशीनें लोन पर खरीदी थी। मशीनें तो नहीं बची, लेकिन लोन चुकाने के चक्कर में पहले कमल की गाड़ी बिकी और फिर घर। मजबूर होकर कमल और हिना अब किराए के मकान में रहने लगे थे। फिलहाल कमल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई और काम कर सके। ऐसे में हिना ने घर चलाने का जिम्मा उठाया और वो घर घर जाकर औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाने लगी। हालांकि इस काम से उसे बहुत कम पैसे ही मिल पा रहे थे, लेकिन हिना फिर भी पूरी मेहनत कर रही थी। क्या से क्या हो गया ना हिना, मैं किसी काम का नहीं रहा, हम बर्बाद हो गए। मैंने कहा था तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मगर मेरे रहते हुए भी तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हिना चाहती थी कि वो अपना एक पार्लर खोले, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं था। मेहंदी लगाने का काम भी सीजन पर ही मिल पाता था, तो अब दिक्कत खाने पीने की भी होने लगी। ऐसे में हिना ने एक सेठ के घर मेड का काम करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन, सुन, तुझे कोई मेहंदी वाली पता है क्या? क्यों मैडम? अरे वो तीज आ रही है ना, तो मेहंदी लगवानी थी। हाँ, बाहर इतनी गर्मी है, अब ऐसे में कौन बाहर जाए, तो घर पर ही आकर कोई लगा दे तो बढ़िया रहेगा। अब हाँ मैडम, मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हूँ, आप मुझसे लगवा लो। ना ना ना, अगर खराब कर दी तो? तीज की पार्टी है मेरे यहाँ, मेहंदी तो बढ़िया ही लगवानी है मुझे। मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और रुकिए मैं अभी आपको कागज पर मेहंदी का डिजाइन बनाकर दिखाती हूँ, फिर आगे आप ही तय करना। इतना कहकर हिना ने फौरन एक कागज लिया और कुछ ही देर में उस पर एक बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिजाइन बना दिया। और फिर, अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। अब तू ये डिजाइन मेरे हाथ पर भी सेम टू सेम लगा देगी ना? हाँ मैडम, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बचपन से ये करती आई हूँ। उस दिन हिना ने पूरे मन से अपनी मालकिन के दोनों हाथों पर मेहंदी लगाई। हिना ने जो डिजाइन बनाया था वो एकदम नया था और सुंदर भी। फिर अगले दिन, नमस्ते साहब, वो आपको कुछ
हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये कल शिवानी के हाथों पर तुम ही ने मेहंदी लगाई थी ना? जी साहब, मैंने ही लगाई थी। अब कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये जानना था तुमसे कि मेहंदी का वो डिजाइन कहाँ से देखकर लगाया तुमने? कहीं से नहीं साहब, वो तो मैंने खुद से सोचा था। मैं कभी कहीं से देखकर डिजाइन नहीं बनाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो जरा ये कागज और जरा इस पर एक मोर की थीम पर बेस्ड एक डिजाइन बनाकर दिखाओ। पर याद रहे, डिजाइन बिल्कुल नया होना चाहिए। जी साहब, बस 2 मिनट दीजिए। हिना ने बस कुछ मिनटों के अंदर वो करके दिखा दिया, जिसे देखकर उसका मालिक साहिल मल्होत्रा हैरान रह गया। वाह, सच में कमाल है ये तो। अब तुमने डिजाइनिंग सीखी है क्या कहीं से? नहीं साहब, सीखी तो नहीं, लेकिन मुझे बचपन से ही शौक है मेहंदी लगाने का, तो बस इसीलिए। समझ गया। देखो हिना, तुम्हारा हुनर लाजवाब है और तुम्हें अपने इस हुनर को ऐसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जी मतलब? तुम्हें पता है ना, मेरी फैक्ट्री में लेडीज कपड़ों के लिए कपड़ा बनता है, लेकिन काफी समय से मैं परेशान हूं क्योंकि सूट साड़ियों वगैरह के लिए मेरे पास नए डिजाइन्स की कमी पड़ गई है। लेकिन अब लगता है ये कमी नहीं रहेगी। बोलो, बतौर डिजाइनर मेरे लिए काम करोगी तुम? जी साहब, बिल्कुल करूंगी। ये हिना के लिए सपने के सच होने जैसा था। अब वो काम वाली बाई से एक डिजाइनर बन गई। वो साहिल की फैक्ट्री में बनने वाले कपड़ों के लिए हर रोज नए नए डिजाइन्स बनाने लगी और इसके बाद साहिल के फैक्ट्री में बनने वाले कपड़े की डिमांड काफी बढ़ गई और इसके चलते हिना को भी उसके काम की बढ़िया सैलरी मिलने लगी। हिना अब अपनी कमाई से न सिर्फ अपना घर खर्च चलाने लगी, बल्कि उसने शहर के बढ़िया डॉक्टर से कमल का इलाज भी कराया, जिससे कमल बहुत जल्दी ठीक हो गया और उसने भी काम करना शुरू कर दिया। पर इस सब में पूरा 1 साल बीत गया और एक बार फिर से तीज का त्योहार आया। देखिए तो कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल चांद जैसी लग रही हो। हिना ने नई हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो उसने खुद डिजाइन की थी, और वाकई वो उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। हिना, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं तो उस हादसे के बाद उठकर खड़ा ही नहीं हो पाता, लेकिन तुमने सब कुछ ठीक कर दिया। तीज का ये त्योहार ही इसलिए है जी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मीरा, ओ मीरा, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथ पर। क्या? सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में। काम में मदद ना करनी पड़े इसलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ, बस आज कर लो ना, देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीरा के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। वो मीरा से कहती है, अरे वाह मीरा, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़े ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मुझे तो, ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में, पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीरा की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीरा का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीरा भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीरा को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीरा, हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए। ये मेहंदी के पौधों से कुछ कमाई थोड़े ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना, बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीरा, मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना, मैं कितनी मुश्किल से। माँ, सब समझती हूँ मैं, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बुरा लग रहा था।
वो मीरा की मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीरा ने उससे कहा, माँ तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीरा, तू कैसे? ना नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाता है। मीरा उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ, अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीरा काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इस सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीरा, कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा, मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं? मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए हैं। अब बस बहुत हो गया आराम। मीरा जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले, आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मेहंदी वेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीरा काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीरा सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीरा भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आने वाली हैं। मैं क्या कहूँगी उन्हें? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीरा उससे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ मीरा, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है, मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यहीं बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूँगी। बहुत दिनों बाद मीरा के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुंचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीरा से कहा, अरे मीरा, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा, मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मेहंदी मैं अपने लिए नहीं पीस रही माँ, वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगानी है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीरा खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुंच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती, ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था तुम्हें, उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीरा है, मेरी हाउसमेड है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। ओफो आरती, तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है, उन लोगों का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहाँ से। और इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है, अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है, मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहाँ से चली जाती है। आरती मीरा को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना, बच्ची है वो, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं, तुम ही लोग लगवाओ और तुम ही भुगतना। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीरा की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था।
अगले दिन मीरा के घर पर। अरे मैडम जी, आप यहाँ? आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिएगा मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीरा उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं, शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीरा की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीरा उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही। उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में, और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी, जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीरा के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीरा से। ये अब वो करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीरा का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीरा को अपने यहाँ काम देना चाहती है। अच्छे पैसे भी देगी वो मीरा को, और तो और वहाँ रहकर मीरा पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीरा भी बहुत खुश थी। अब न सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी। एक समय की बात है, केशवपुर नामक गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी विधवा औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। सरला की बहू जया स्वभाव से बहुत बुरी थी। वो रोजाना सरला से बात बात पर लड़ती रहती थी। सरला का पति किशन शहर में मजदूरी करता था, इसलिए वो कभी कभी ही गांव आ पाता था। किशन शहर से घर खर्चे के लिए पैसे भेजता तो 2 लिफाफे भेजता, एक अपनी माँ के नाम और एक अपनी पत्नी के नाम। पर जया सरला के पैसे भी अपने पास ही रख लेती थी। ऐसे ही एक दिन, ये सरला देवी और जया जी के नाम के मनी ऑर्डर हैं। लाओ भैया, जल्दी से मुझे दे दो। ये सरला देवी के हस्ताक्षर करके ही उन्हें मिलेगा। माँ जी आराम कर रही हैं, लाओ मैं अंगूठा लगवा कर लाती हूँ। ए बुढ़िया, जल्दी से इस कागज पर अंगूठा लगा दे। भैया मनी ऑर्डर मुझे दे दो। जया सारे पैसे अपने पास रख लेती है और अपने और बेटे बिट्टू के लिए खाने पीने की चीजें खरीद लाती है। माँ बहुत भूख लगी है। ये देख मैं तेरे लिए कितने सारे पकवान लाई हूँ, पूड़ी, छोले, समोसे, कचौड़ी। चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, मजा आ जाएगा। जया बहू, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाता तो। पता नहीं इस बुढ़िया को कितनी भूख लगती है, जब देखो हम माँ बेटे के खाने पर नजर लगाती रहती है। ये ले पकड़, आधी कचौड़ी दे रही हूँ, अब रात तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। और तुझे तो मैंने बोला था कि कपड़े धो देना, तेरे से अभी तक कपड़े नहीं धुले। ये कचौड़ी खाकर चुपचाप सारे कपड़े धो देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी सरला कचौड़ी का एक टुकड़ा खाकर भला क्या पेट भरती। वो फिर से दोबारा काम पर लग जाती है। एक दिन किशन शहर से वापस आने वाला था। जया को पता था कि जब किशन सरला से पूछेगा कि वो उसे पैसे बराबर भेजता है तो उसे मिलते हैं या नहीं। ये बात सोचकर जया थोड़ा घबरा जाती है और वो सरला से कहती है, ओ बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे से कहा कि तुझे उसके भेजे हुए पैसे नहीं मिलते तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो एक दिन रहकर चले जाएंगे, उसके बाद जो मैं तेरा हाल करूंगी ना, फिर तू देखती रह जाएगी। इसलिए अपने बेटे के सामने दुखड़े रोने की कोशिश मत करना। नहीं बहू, मैं किशन को कुछ नहीं कहूंगी। माँ, मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, वो तुम्हें मिल गए थे ना? अरे आप बिना कैसी बातें करते हो, माँ जी को मैं बराबर से पैसे देती रहती हूँ। माँ जी ये लो गरम गरम पनीर के पकौड़े, आप भी खाओ। किशन 2 दिन रहकर शहर वापस चला जाता है। जया फिर से अपने रूप में आ जाती है। दिन भर सरला काम करके एक दिन चक्की से आटा पिसवा कर लौट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। रिक्शा में जाती एक लड़की देख लेती है। भैया इन्हें उठाने में मेरी मदद करो, बेचारी पता नहीं कौन है। सुमन,
ये तेरे साथ कौन है? ये रास्ते में बेहोश हो गई थी, मैंने घर ले आई, लगता है इन्हें होश आ गया है। अब कैसा लग रहा है आपको? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। माँ जी, आप इतनी भारी आटे की बोरी अकेले ही उठा कर ले जा रही थी, आपके बच्चे या कोई? सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती है। माँ जी, कोई परेशानी है तो आप हमसे कह सकते हो, मुझे लग रहा है आप बहुत परेशानी में हो। क्या करूं बेटी, मैं इस जीवन से हार गई हूँ। सरला के दुख का घड़ा फूट जाता है और वो सारा दुख सुमन और बाकी लड़कियों को बताती है। अब इस संसार में जीने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। माँ जी, ऐसा मत सोचिए, आप जीवन से यूं निराश मत होइए। अब आप अपनी बहू के पास वापस मत जाना, आप यहाँ हमारे साथ रहो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम लोग यहाँ गांव में रहती हो क्या? जी माँ जी, हम मेहंदी वाली हैं, हम लोग मेहंदी लगाने का काम करती हैं और आसपास के गांव और शहरों में मेहंदी लगाने जाती हैं। क्या मैं भी ये काम सीख सकती हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ग्रुप में आप भी जुड़ जाओगे, मैं आपको मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। सरला अब उन लड़कियों के साथ ही रहने लगी और कुछ ही समय में वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख गई। इधर जया सरला के कुछ दिन तक वापस न आने से घबरा जाती है। ये बुढ़िया इतने दिनों से कहाँ गायब है, मुझे तो कोई खोज खबर नहीं है। बिट्टू के बापू ने हम सबको अचानक शहर बुलाया है, वहां जाकर अब यही बोलना पड़ेगा कि बुढ़िया की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं ला सकी। जया बिट्टू को लेकर किशन के पास शहर पहुंचती है। क्या हुआ जया, माँ तुम्हारे साथ नहीं आई? वो माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें बोला कि वो गांव में ही रहें, बेकार में सफर करती तो उनकी तबीयत और खराब हो जाती। पर तुमने मुझे अचानक क्यों शहर क्यों बुला लिया? अरे वो हमारे सेठ जी की लड़की की शादी है, इसलिए उन्होंने बोला कि कोई ऊपर के कामों के लिए मिल जाए। मैंने सोचा तुम्हें बुला लेता हूँ, और माँ भी थोड़े दिन के लिए मेरे पास रह लेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें मालकिन से मिलवा देता हूँ। देखो किशन, शाम को मेहंदी का समारोह है तो काम अच्छे से निपटाने हैं, जितने भी मेहमान आएंगे उनके स्वागत में कोई कमी ना होने पाए। आप चिंता मत करो मालकिन, सब हो जाएगा। ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे गांव से बुला लिया है, ये सब संभाल लेगी। जया मेहंदी समारोह की तैयारियों में काम करवाने लगती है, सब मेहमान आने लगते हैं। रिचा, मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई, कितने बजे का टाइम दिया था? मम्मी, मेरी उनसे बात हो गई है, बस कुछ ही देर में आती होंगी। लो वो आ गई। माँ जी, ये यहाँ कैसे? मेहंदी वाली लड़कियों के साथ? माँ यहाँ? जया, तुम तो कह रही थी कि माँ बीमार है और गांव में है, पर माँ मेहंदी वाली लड़कियों के साथ क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, तुम यहाँ इन सबके साथ? किशन बेटा, आप मेरे साथ इधर आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। ये लड़की इनको सब कुछ बता देगी। शायद आप नहीं जानते हैं, आपकी पत्नी ने आपकी माँ पर बहुत जुल्म किए हैं, इसीलिए ये बेचारी अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने को मजबूर थी। सुमन किशन को सारी सच्चाई बताती है। सरला की आंखों में आंसू आ जाते। किशन सबके साथ जब घर आ जाता है। जया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ दर दर भटक रही है। अब तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहोगी। बिट्टू को मैं पाल लूंगा, अभी के अभी अपने मायके निकल जाओ। ऐसा मत कहो, मैं आप लोगों के बिना कैसे रहूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। किशन बेटा, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, जया बहू को माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है बेटा, मैंने जया बहू को माफ कर दिया। किशन जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी माँ जी अब हमारे साथ ही काम करेंगी। उस दिन के बाद जया ने अपना व्यवहार बदल लिया। सरला ने मेहंदी लगाना नहीं छोड़ा, वो अपनी मेहंदी लगाने के काम को करती रही। जया को अपनी गलती का एहसास हो गया था, अब वो भी सरला की बहुत देखभाल करती थी। संध्या की बुआ जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से,
पर इतना जानती हूँ, अड़ोस पड़ोस में कहीं पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है सुमन, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं। अब संध्या भी लड़के को देख लेगी। संध्या की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ दिनों बाद संध्या की शादी विपुल नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर गांव अभी जाना था। उसे पता था शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे, फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी। राजेश्वरी, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है एक बर्तन नहीं है धुला हुआ जिसमें तुम्हारी चाय बना दूं। ढेरों बर्तन रसोई में पड़े हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूं और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊं। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या की सास राजेश्वरी अभी काम वाली को लेकर परेशान हो ही रही थी, तभी संध्या राजेश्वरी की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संध्या बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी करवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में ही सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाली के पास समय नहीं है। पुलकित काम पर चला जाता है। संध्या सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संध्या की ननद पूजा सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संध्या तो मानो घर के कामों में ही उलझ गई। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर के काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बनाकर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस बर्तन घिसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है ये गरीब घर की लड़कियां बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच ये ना होती तो कौन काम करता। राजेश्वरी, तुम दोनों माँ बेटी को तो संध्या बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते से ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुलकित बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को अचानक निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है, गाड़ी की किश्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है। घर का खर्चा अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलकित बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूंगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुलकित दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुलकित ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किश्त उसे भरनी थी। तभी, भैया, मेरे कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है, अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ सोचना होगा। पता नहीं, हो सकता है किरण ने बात कर ली होगी, पूछती हूँ। हेलो किरण, मैं संध्या बोल रही हूँ। तूने बात की फिर? पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी रविता मैम। बोल, तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे, कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संध्या पुलकित से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संध्या उसे समझाती है। पुलकित, मैं जानती हूँ आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हो। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो, मैं घर और बाहर दोनों का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संध्या, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संध्या सारे घर के काम के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहां पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संध्या बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संध्या बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संध्या को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन रविता भी संध्या के मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत खुश थी। संध्या, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से क्लाइंट तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ।
थैंक यू मैम, आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संध्या घर आ जाती है और 12,000 रुपए पूजा के हाथ में रखती है। पूजा, ये तुम्हारी कॉलेज की फीस के पैसे, तुम कल ही अपनी फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है, आप ये सारे पैसे मुझे दे रहे हो? नहीं नहीं भाभी। पूजा, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ समान होती है, तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो लेती हो ना। फिर मेरे और अपने भैया में फर्क है, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुलकित को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संध्या और पुलकित दोनों मिलकर काम करते थे। राजेश्वरी और पूजा भी अब संध्या की घर के कामों में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियां फिर से लौट आई थी।